अरिस्टोटल और गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के बाद फोर्स में एक तीसरे साइंटिस्ट हमारे न्यूटन्स आए और उन्होंने फोर्स के बारे में बहुत बताया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हर जगह इन्होंने अपना लॉ दिया है फिजिक्स में, चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें जो इन्होंने ग्रेविटी के अंदर दिया है, या हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर बात करें तो वहाँ भी न्यूटन्स लॉ आते हैं। इसी तरह न्यूटन्स के मोशन के लॉ भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हमारी जो है फिजिक्स होती है क्लासिकल फिजिक्स, इसको न्यूटन्स लॉ पे ही पढ़ा जाता है। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिलेटिविटी में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं, तो वहाँ अलग अलग चीज़ें हमारी खैर तो न्यूटन्स लॉ आते हैं। तो गैलीलियो और एरिस्टोटल पॉलिसी के बाद न्यूटन्स लॉ आया और न्यूटन ने हमारे 3 लॉ दे दिया आते ही। न्यूटन बड़े वैज्ञानिक, कितने लॉ? 3 लॉ। न्यूटन के 3 लॉ थे, 3 लॉ। न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए। कौन कौन से लॉ थे और किस किस लॉ की क्या क्या बात थी? पहले बात कर लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है हमारा, वो यही बताता है कि फोर्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसका एक दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें बेसिकली न्यूटन साहब ने हमें यही बताया था कि फोर्स क्या है। फोर्स की एक डेफिनेशन दी थी, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, कि फोर्स की क्या क्वालिटी है। तो क्या क्वालिटी है बेटा फोर्स की? कोई बॉडी रखी तो रखी रहेगी, चल रही तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सिंपल सी यही बात है। मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैंने बेटा लिख दी है इसकी डेफिनेशन। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन रहेगी स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। मतलब ये है कि जब तक बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी जिस स्टेट में है उसी में रहने वाली है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और स्ट्रेट लाइन में मोशन में चल रही तो चलती रहेगी। वो अपने आप को चला नहीं सकती, रोक नहीं सकती, और अपने आप ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इसे फर्स्ट लॉ कहा जाता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है, क्योंकि इनर्शिया भी ये कहता है कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो इस लॉ ने क्या बताया आपको? तो इस लॉ ने फोर्स की क्या डेफिनेशन दी? तो एक तरह से फर्स्ट लॉ डिफाइन क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्वालिटी बताता है कि फोर्स के अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये अपना फर्स्ट लॉ हुआ, जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। और इसके जितने भी लॉ ऑफ इनर्शिया आपने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, वो सारे एग्जाम्पल इसके अंदर सेट हो सकते हैं। कि बॉडी चल रही थी, उसके अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ था, बस मान लीजिए बॉडी को, और वो बस अचानक से रुक जाती है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सेकंड लॉ देखते हैं क्या है। सेकंड लॉ को बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, बहुत सारे मेथड है इसे पता करने के, पर जो न्यूटन ने बताया था हम उसी मेथड पे बात करेंगे। न्यूटन साहब आए थे, हम लोगों से मिले थे, हमें समझा के गए थे। आप लोग जब अच्छे से पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो न्यूटन साहब आपको भी फील आने लगेंगे कि न्यूटन साहब कैसे मिलते हैं और कैसे हमें चीज़ें समझाते हैं। आपको भी समझ में आना शुरू हो जाए। मान लीजिए कोई स्ट्रेट पाथ है और ये कोई बॉडी है, पत्थर है, ये ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मान लीजिए रेस्ट में था, हमारी मर्जी है। आपने इस पर एक फोर्स लगाया, फुटबॉल मान सकते हैं आप इसको, और आपने इस पर एक पैर मार दिया, अपने पैर से इसको किक किया। किक करने वाला आपने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाते ही ये चलेगा आगे। आगे जाने के बाद क्या इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है? तो बिल्कुल इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसकी स्पीड मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई इसकी स्पीड।
मास में तो कोई चेंज नहीं आया, मान लीजिए 2 kg था और 4 kg, ये 2 kg रहेगा, मास तो कोई चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे। तो 2 kg की मास की इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी और जैसे इस पर किक लगी तो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई? क्या वेलोसिटी चेंज हुई? बिल्कुल, वेलोसिटी किसने चेंज कर दी, स्पीड किसने चेंज कर दी? फोर्स ने इसकी स्पीड चेंज कर दी। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड उस पर नहीं आ रहा, फिर बताऊंगा सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी फर्स्ट लॉ होने के बाद। तो एक तरह से आपने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे इसका मोमेंटम लिखते आप तो क्या 2 × 2 4 लिखते, और यहाँ पे इसका मोमेंटम कितने लिखते 2 × 4 = 8। क्योंकि जब मैं आपको मोमेंटम पढ़ा रहा था, मोमेंटम क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजिट बाय द बॉडी। तब मैं आपको बार बार ये बोल रहा था कि मोमेंटम का कहीं ना कहीं फोर्स से लेना देना होता है। तो एक तरह से अब इस पे अगर फोर्स लगता है बॉडी पे, तो फोर्स क्या कर देता है? इसका मोमेंटम चेंज कर देता है। बस यही न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन ने यही बताया था कि जब बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जो फोर्स आप बॉडी पे लगाओगे उससे उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर सी बात है। अगर ये ऐसे जा रही थी यार, आपने फोर्स आगे से लगा दिया, ऐसे रोक दिया, तो आपने लीनियर मोमेंटम चेंज कर दिया। अब वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। मान ली चल रही थी मास 2 kg 4 मीटर पर सेकंड, 8 हो गया लीनियर मोमेंटम। ये आपका फोर्स है। फोर्स किसी भी चीज़ का हो सकता है। मान ली दीवार है, दीवार का फोर्स रुक गई एकदम से, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो फोर्स लगने से लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो डिपेंड करता है कि लीनियर मोमेंटम कितना है, क्योंकि आपको भी फोर्स उसी हिसाब से लगाना जितना आपको मोशन में चेंज चाहिए। अगर आपको रोकना तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आपको थोड़ी स्पीड कम करनी तो कम करना पड़ेगा। यानी मोमेंटम में जितना चेंज चाहोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो मैं आपको पूछ रहा था। तो न्यूटन सेकंड लॉ की ज़रूरत इस वजह से पड़ी आपको, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने तो आपको डेफिनेशन बता दी कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी को चला सकता है, बॉडी को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बट कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए कितना चाहिए, रोकने के लिए कितना चाहिए, थोड़ी उसकी स्पीड कम करने के लिए कितना चाहिए जिससे वो धीरे धीरे चल सके, मोड़ने के लिए कितना चाहिए। तो फोर्स की कितना मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो उसके लिए सेकंड लॉ दिया। तो सेकंड लॉ क्या बताता है? ये बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ तो उसकी क्वालिटी बता रहा था, तो हम बोल रहे थे क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और सेकंड लॉ क्या बता रहा है? उसकी क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स बेसिकली रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मैं इसको लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख दी गई है, जो समझाई थी वही लिखी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यही बताया था कि फोर्स जो अप्लाई करोगे उसकी लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा, और ये जो चेंज होगा ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही आएगा। अब देखिए इसने क्या बताया, कुछ चीज़ें जान लेते हैं आप। एक तो इसने क्या बताई आपको, इसकी क्वांटिटी बताई कि कितना फोर्स चाहिए। अगर इसका आप फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। पहले मैं 9th क्लास के मेथड से बता देता हूँ, आपको केवल ये देखना है, बस इसको लिखना नहीं। 9th वाले को तो 9th क्लास के मेथड में क्या था कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ये क्या है बॉडी, और ये u वेलोसिटी से चल रही थी, मास m था। इसके बाद आपने इस पर एक फोर्स लगाया F और वेलोसिटी कर दी v। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ इसका mu, और फाइनल मोमेंटम mv, और यहाँ पे जो टाइम लगा इस काम में वो मान लीजिए डेल्टा t लगा, क्योंकि फोर्स यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम के लिए लग रहा है इसके ऊपर, फिर फोर्स हट गया नहीं हटा वो हमें नहीं पता, पर इतने टाइम के लिए फोर्स लगा। तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 अपॉन टाइम डेल्टा t। डेल्टा t क्या है? अपना टाइम है यहाँ से यहाँ तक का। अगर फोर्स 9:30 बजे लगा और 9:35 तक लगा रहा तो डेल्टा t कितना लिखोगे? 5 मिनट लिखोगे नहीं, तो बस यही है डेल्टा t और कुछ नहीं है।
तो खैर P2 P1 और डेल्टा टी को आप अगर आप लिखे P2 है एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। अगर m कॉमन ले लो तो v माइनस यू अपॉन टाइम कितना लगा, v माइनस यू अपॉन टाइम, क्या ये एक्सीलेशन होता है? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है, F इक्वल टू एम में आपको एकदम याद आ जाता है क्या F इक्वल टू एम में है। लेकिन ये हमने बनाया, न्यूटन ने नहीं दिया। न्यूटन ने तो ये कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, ये ड्राइव होके आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं 11th वाले मेथड से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है ये। अगर कोई बॉडी, मान लीजिए, इसको तो आपको देखना था, मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है, अपनी कोई बॉडी चल रही है, इसको मैं रफ कर दूं, चलो मैं रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक में जाके पॉज करके देख लेना और लिख भी लेना। मान लीजिए अपनी ये कोई बॉडी है और इसका मास m है, वेलोसिटी v है, मास m वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, p इक्वल टू एम वी, वेक्टर v ऐसे मान लिया मैंने। इस पर एक फोर्स लगाया गया F, तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा इस लॉ ने कि F प्रोपोर्शनल टू रेट, मान लीजिए छोटा सा चेंज है dp और उसमें टाइम लगता है dt, तो dp अपॉन dt ये न्यूटन ने कहा। अगर ये इसके अंदर छोटा सा चेंज लाया जाए मोमेंटम का फोर्स अप्लाइड करने के बाद, तो मान लीजिए आप मोमेंटम P1 है और थोड़ी देर बाद ये P2 हो जाता है, तो चेंज कितना होता है dp, P2 माइनस P1। dp छोटा सा चेंज हो, dp देखो फिजिक्स में दो तरह के चेंज आते हैं, एक डेल्टा और एक डी। डेल्टा वर्ड तो जब यूज कीजिए आप जब डिफरेंस बड़ा हो, जैसे 5 में से 1 गए, कितना डिफरेंस आया 4 का, लेकिन अगर 5 में से माइनस करिए 0.0000000 50 बार 0.1 लगाइए लास्ट में, तब वो डिफरेंस बहुत छोटा होगा। तब डिफरेंस छोटा हो तो डी वर्ड और बड़ा हो तो डिफरेंस डेल्टा। तो ये फोर्स मान लीजिए बहुत छोटे से टाइम के लिए वर्क करता है इस पे। लेट एफ एक्ट ऑन द बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt। बहुत छोटे से टाइम के लिए फोर्स इस पे एक्ट करता है, तो अगर टाइम बहुत छोटा सा होगा तो मोमेंटम भी बहुत छोटा सा ही चेंज होगा। तो F इक्वल टू हमने लिख दिया साहब F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, न्यूटन सेकेंड लॉ का सम्मान करते हुए। जब इसे हटाओगे तो F इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लेते हैं आप लोग, और P को आप mv लिख सकते हैं अपॉन dt। तो F इक्वल टू 99% क्वेश्चन में मास कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट। मास टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता 99% क्वेश्चन में। 1% क्वेश्चन में मास चेंज हो जाता है। कैसे? फोर्स लगाने से। जैसे रॉकेट है, रॉकेट जब फोर्स लगाती है तो रॉकेट ऊपर जाता है, फ्यूल धीरे धीरे कम होता है, तो वहाँ मास टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो वो एक अलग केस है। 99% में कांस्टेंट रहता है। और रॉकेट का जो केस है एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें m कांस्टेंट नहीं होता। तो ये बात मैंने आपको बता दी। फिलहाल ये कांस्टेंट है, तो k m बार dv अपॉन dt, वेक्टर साथ में चल ही रहा। और dv अपॉन dt क्या आता है? m इंटू a। तो ये आ गया। f की वैल्यू डिपेंड करती है स्के पे। अगर SI सिस्टम हो, SI यूनिट, तो SI यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है, तो F इक्वल टू आपका फॉर्मूला ma। और मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसे हमेशा ऐसे ही याद रखते हैं, F इक्वल टू ma न्यूटन। ये न्यूटन्स का आपका सेकंड लॉ है। क्लियर है बेटा? F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। और रिलेटिव में F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt है। किसी मेडिकल के एंट्रेंस में आया था अभी 2017 में कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो ये भी लिखा था F इक्वल टू ma, F इक्वल टू dp अपॉन dt भी लिखा था। और एक इम्पल्स थ्योरम आती है, वहाँ से भी एक फॉर्मूला वहाँ से लिख रखा था। तो पूछ रखा था कौन सा रियल है, तो रियल में ये है। याद रखना आपको ये। चलिए इसको नोट करिए।
तो हमारा F इक्वल टू एम में आ गया है फॉर्मूला, F इक्वल टू एम में हम लोगों ने बना लिया है। बट आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना, आपको F को याद रखना हमेशा। हिंदी में लिखता हूँ क्या, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स, रोकने वाले फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय फोर्स। आपको ये याद रखना है F इक्वल टू एम में क्या याद रखना, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द फोर्स। ये आपको याद रखना। और ये हमारा कुल मिलाकर के टोटल फोर्स होगा m इंटू ए के इक्वल। ये आपको याद रखना। कहाँ ये यूज होगा ये मैं आपको न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा। बात कर लेते हैं कुछ और छोटी छोटी बात। पहली बात इसने क्या बताई, फोर्स की क्वांटिटी। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स, कैसी डेफिनेशन, गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सीधी सी बात है। सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे रहा साहब फोर्स की। यूनिट क्या होगी फोर्स की, तो ये फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो यूनिट इसकी मास की क्या होती है, केजी, और एक्सीलरेशन ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन साहब ने इसको बनाया तो इनके नाम से भी इसकी यूनिट न्यूटन रखी गई, एन। कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और सीजीएस में रखी गई डाइन रखी गई भाई। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। यानी एक न्यूटन के मरने से 1 लाख डाइन पैदा होती है? ऐसा याद रखोगे? चलो ऐसा याद रख लियो। कुल मिला के बात यह है, ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है हमारी, एब्सोल्यूट यूनिट। और वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्रेविटेशनल यूनिट भी बताई थी इसकी, केजीएफ। 1 kgf या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये कौन सी यूनिट थी इसकी, ग्रेविटेशनल यूनिट। ये बता चुका मैं पहले भी, तो बस यहाँ पे आई तो इसलिए बता दी, और कोई ज़्यादा इसकी खास बात नहीं। ये न्यूटन सेकंड लॉ की 2 बात होगी। तीसरी बात, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है यही असली लॉ है। क्या कहा मैंने, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन, यही रियल लॉ है मोशन का, सेकंड लॉ। इससे फर्स्ट लॉ भी बनाया जा सकता है और थर्ड लॉ भी बनाया जा सकता है, जो हम आगे वाले पीरियड में पढ़ेंगे जब थर्ड लॉ पढ़ लेंगे। पर याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ ही इसका रियल लॉ है। इससे कोई सा भी लॉ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक तो मैं अभी बता सकता हूँ, फर्स्ट लॉ आप पढ़ चुके, तो फर्स्ट लॉ तो मैं बता ही सकता हूँ इससे कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं F 0 कर दूँ, क्या m इंटू ए 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मास तो 0 नहीं होगा बॉडी का, जिस बॉडी पे फोर्स लगा क्या उसका मास 0 हो जाएगा? नहीं, मास 0 नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन कब 0 होता है? या तो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो, या वो कांस्टेंट हो, या तो बॉडी चले ही ना, या उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। एक्सीलरेशन का मतलब ये तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा साहब? तो एक्सीलरेशन 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और चल रही तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी। इन 2 सिचुएशन में उसमें फोर्स 0 होगा। और यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ से आपने फर्स्ट लॉ के बारे में जान लिया। तो ये हमारी ये बात है। अब एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ मैं आपको करके, कैसे आपका चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स काम आएगा। वीडियो को बैक करके आप लोग नोट जरूर करते रहना भाई, साथ साथ नोट्स बनते रहने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ इनको। और एक एटमॉस्फेयर हम लोग आपस में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। मान लीजिए कोई सरफेस है और ये एक ट्रक है। कौन है? ट्रक।
ये पहिए हैं, ये ऐसे जा रहा है ट्रक आपको आगे की साइड, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा, कितनी स्पीड से चल रहा, 10 मीटर पर सेकंड से, और सरफेस एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। अभी आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा, बट फ्रिक्शन फोर्स होता है और आपको पता भी है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। मान लो 500 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इस पर एक फोर्स अप्लाइड किया गया, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड किया गया 1000 न्यूटन का। तो फोर्स अप्लाइड किया गया 1000 का और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 500 न्यूटन का है। इफ ट्रक का मास ऑफ ट्रक 1000 kg हो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखिए मैंने सवाल आप ही के सामने बनाया है, कोई बड़ा सवाल नहीं है हालांकि। अब वे तो मैं आपको नहीं दूंगा 9th क्लास वाले कि एक बॉडी है 5 kg की, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना एक्सेलेरेशन आया, तो वो नहीं हम करने वाले, हम अच्छे सवाल करेंगे। तो देखिए भाई, अगर 10 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछे तो v = u + at मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। u में मान लूँगा 10 से चल रहा और टाइम भी 10 सेकंड है, पर मेरा काम है इस एक्सीलरेशन को फाइंड करना। तो एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन आता है। फोर्स ही वो फैक्टर है जो बॉडी की स्पीड को कम या ज़्यादा करता है, अगर कम या ज़्यादा होगी तभी तो एक्सीलरेशन आएगा। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे, जिसे मैंने कह रखा है F net = ma। तो देखिए भाई, चलाने वाला फोर्स कितना बेटा यहाँ पे 1000। अब ये फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन रोकने वाला फोर्स बनेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कितना आ गया 500 = मास बॉडी का कितना 1000 × एक्सीलरेशन। क्या 500 = 1000 × a आप लिखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो इस तरह से a निकाल लिया आपने इस फॉर्मूले का यूज करके, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, ये याद रखिए। तो v आपको निकालना था, u की जगह 10 आ गया, एक्सीलरेशन की जगह 1/2 × 10। तो ये 10 + 5 कितने होते हैं आजकल 15। तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? चलो इसको नोट करिए, एक और लिख लेते हैं। मैं एक ब्लॉक सा बना दिया है, 2 kg का एक है, इस पर 20 न्यूटन ऐसे लग रहा, एक टी लग रहा है, ये रस्सी है। टी कोई टेंशन होती है, इसे टेंशन फोर्स बोलते हैं। जब मैं रस्सी पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग तब इसको बताऊंगा। और ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है। आपसे पूछ लिया गया अगर टेंशन फोर्स 200 न्यूटन है तो एक्सीलरेशन बताइए कितना। अगर टेंशन फोर्स कितना है 200 न्यूटन, टेंशन फोर्स 200 न्यूटन ले लिया है तो एक्सीलरेशन पूछ लिया, तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स। तो जिधर बॉडी पे बड़ा फोर्स लगता है बॉडी उस डायरेक्शन में चलती है हमेशा, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो चलाने वाला फोर्स 200, रोकने वाला 20 = मास × एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया इसने, तो इसी की डायरेक्शन में ये। तो 280 = 180, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो बताए मैंने आपको, चलाने वाले रोकने वाले के हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे वाली जो वीडियोस आएंगी उनमें हम इम्पल्स पढ़ेंगे, हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, और इस तरह के बहुत टफ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बेटा।